नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर 14 यानी कि आपका 14 अध्याय जो है जैव अणु। तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं कि इससे आपको कितने क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको इस वीडियो में उनके आंसर के साथ देखने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बोर्ड एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है सभी को, यानी कि पूरा का पूरा आपका चैप्टर जितना है आज के इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर आप इससे पहले के चैप्टर यानी कि आप लोग चैप्टर नंबर 11, 12, 13 इनको अगर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उनका लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है समाप्त किया एक एक वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहां पर चलिए इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसके अलावा आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। और बाकी के जो रिएक्शन है वह आपके देखिए यहां पर इस चैप्टर से ज्यादातर रिएक्शन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन जो है आपकी वह आपकी अध्याय नंबर 10 से लेकर 13 तक पूछी जाती है, ठीक है, यानी कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहीं पर ज्यादातर ये देखने को मिलती है। तो चलिए हम यहां पर पहले इनके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। देखिए दोस्तों यहां पर आपको ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो विटामिन आप सभी जानते हैं, इसमें विटामिन B1 की बात करी गई है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, रिबोफ्लेविन है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए विटामिन B1 को जो है किस नाम से जानते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका होता है थायमीन, है ना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि फर्स्ट जो है आपका विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका थायमीन होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होते हैं? जो आपका एमिनो अम्ल होता है वह किसके निर्माण की इकाई होते हैं? पहला आपका है कार्बोहाइड्रेट के, नेक्स्ट आपका प्रोटीन के, अगला है आपका वसा के, और चौथा है सुक्रोज के, ठीक है। तो देखिए जो आपका एमिनो अम्ल होता है वह प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है, यानी कि आपका इसमें सेकंड जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, यानी प्रोटीन, है ना। तो यहां पर आपका प्रोटीन के जो निर्माण की इकाई होते हैं एमिनो अम्ल, तो इस प्रकार से सेकंड राइट होगा। इसके बाद अगला तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो यहां पर पहला क्या है? थायमीन, दूसरा आपका है राइबोफ्लेविन, नेक्स्ट आपका है कैल्सीफेरॉल, अगला आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विटामिन डी होता है दोस्तों, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है, यानी कि आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा थर्ड, यानी कि तीसरा विकल्प हमारा इसमें राइट होगा कैल्सीफेरॉल। इसके बाद देखिए अगला तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता, है ना। तो यहां पर पहला क्या है? स्टार्च, दूसरा आपका हो गया सेल्यूलोज, इसके बाद है ग्लाइकोजन, नेक्स्ट आपका ग्लूकोज। तो इसमें से यानी कि आपके सभी क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। अब इनमें से ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मतलब मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, है ना। ये क्या होता है? पशुओं के लिए है। तो अर्थात यहां पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वह राइट होगा। तो यहां पर आपका सेल्यूलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, तो प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है कि सुक्रोज है एक, सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है या सॉरी मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, या इनमें से कोई नहीं, या इसमें आपका ऑप्शन आ सकता है पॉलीसैकेराइड, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है जो सुक्रोज होता है वह क्या होता है? तो यह एक डाइसैकेराइड है, यानी इसका आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा डाइसैकेराइड, ठीक है। तो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। डाइसैकेराइड क्या है? सुक्रोज। इसके बाद देखिए अगला तो प्रश्न संख्या 6 आपका कह रहा है कि एन्यूलिन, ठीक है, एन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। आपका जो एन्यूलिन है इसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। सेकंड ऑप्शन है फ्रक्टोज, नेक्स्ट आपका फर्स्ट व सेकंड यानी कि ग्लूकोज व फ्रक्टोज दोनों। इसका चौथा है आपका लैक्टोज। तो देखिए जो एन्यूलिन है इसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो हमें मिलता है फ्रक्टोज, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको बता दिया। बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अपने से पढ़ने हैं। बाकी यहां पर हम लोग इनके बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन है जिनको आपको मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको तैयार करना है इस चैप्टर से। चलिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल एकदम समझ लीजिए रट लेना है। तो यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझना है। ये चैप्टर आज समझ लीजिए बिल्कुल समाप्त करेंगे। तो चलिए पहला जो आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और देखिए ज्यादा मतलब इस चैप्टर से आपकी बता दिया मैंने कि रिएक्शन ज्यादा पूछी नहीं जाएंगी, आपको इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। रिएक्शन जो आपकी आएंगी वह आपको अध्याय 10 से लेकर अध्याय 13 तक बिल्कुल पढ़ लेना है, और उनका मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया। इसी प्रकार से एक एक अच्छे तरीके से पूरी के पूरी रिएक्शन कराने के साथ साथ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तो आप उनको जरूर से देखेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 का आपका जितना भी सोल्यूशन है सबको आपको वहीं पर मिलेगा। देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मॉलिस परीक्षण क्या होता है ना। तो यहां पर यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मॉलिस परीक्षण क्या है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए थोड़ा सा होता क्या है। तो देखिए यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, देखिए मॉलिस परीक्षण क्या होता है, यह एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है। इसमें होता है क्या, देखिए एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, ठीक है, इसमें एक परख नली होती है, परख नली आप सभी जानते हैं, प्रयोगशाला में आपने देखा होगा। तो क्या होता है, ग्लूकोज का एक जो है जलीय विलयन लेते हैं और इसमें क्या करते हैं 2 ml है ना अल्फा नेप्थोलान का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद H2SO4 की डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है, और यही क्या होता है मॉलिस परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, यहां पर आपको सिर्फ बताना है कि मॉलिस परीक्षण आखिरकार है क्या, है ना। तो यहां पर आपने समझा कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का यह एक प्रकार से परीक्षण है। ठीक है, ये तो आप समझ गए, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है और एक परख नली में जो है ग्लूकोज का जलीय विलयन लिया जाता है, ग्लूकोज का जलीय विलयन लिया जाता है जिसमें आपका 2 ml, ठीक है 2 मिली क्या करते हैं अल्फा नेप्थोलान का अल्कोहलिक विलयन मिला देते हैं, और इसमें कुछ बूंदे जो है H2SO4 की जब डालते हैं तो क्या होता है 2 द्रव यानी कि दोनों के बीच क्या होता है एक प्रकार का वलय यानी कि सर्किल बन जाता है ना। तो एक प्रकार का वलय बन जाता है जिसका कलर क्या होता है बैंगनी रंग का होता है। तो इस प्रकार से आपका काफी आसान है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि प्रोटीन क्या होते हैं, उपयोग भी बताइए। प्रोटीन है क्या, इनका आपको उपयोग बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग समझिएगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक, है ना। तो देखिए प्रोटीन है क्या समझिए। तो प्रोटीन उच्च अणुभार वाले, देखिए इसी प्रकार से लिखना, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं। मैंने बताया कि इस चैप्टर में आपको ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको जो लॉन्ग के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं तो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगा। उसके बाद जो वनस्पति तथा जंतु, ठीक है, वनस्पति तथा जंतु दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं, और जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। यानी कि जो इनका अगर आप जल अपघटन कराएंगे तो क्या होता है ये आपको अल्फा एमिनो अम्ल देंगे, और ये सभी जीव जंतुओं के शरीर में प्रमुख अवयव होते हैं। मतलब कि अगर प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो मनुष्य का जो है या जीव जंतुओं का जीवन जो है एक प्रकार से मुश्किल है। तो मतलब यहाँ पर ये क्या होता है मुख्य रूप से पाए जाते हैं जीव जंतुओं में, ठीक है, और वनस्पतियों में भी। तो ये आपका हो गया इसका काफी ज्यादा मतलब आपका शॉर्ट में आंसर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि लिपिड क्या होते हैं। ठीक है, लिपिड क्या है या क्या होते हैं और इनके हमें बताने हैं कार्य। देखिए प्रोटीन का आप उपयोग भी बता सकते हैं, बाकी आपको तैयार कर लेना। प्रोटीन एक प्रकार से क्या होता है मनुष्य के शरीर का प्रमुख अवयव है, अगर ये नहीं होगा तो शरीर मतलब कि क्या होता है चलता ही नहीं। तो ये सारी चीजें मतलब एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इसके बाद बात करते हैं लिपिड। देखिए लिपिड क्या होता है इसको समझिए, और कह रहा है कि इसके कार्य बताइए। तो यहां पर आपका लिपिड क्या समझिए, ये वसा और तेल में ये वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वसा और तेल जो क्या होता है जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं ऐसे, ठीक है, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जल में अविलीय कार्बनिक पदार्थ, मतलब देखिए क्या होता है
जो लिपिड होता है एक प्रकार का तेल है ना, यहाँ पर बताया कि वसा और तेल जो जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है, जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होता है और उन्हें लिपिड कहते हैं या लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और लिपिड जल में अम्लीय कार्बनिक पदार्थ है। मतलब देखिए आपने देखा होगा जैसे हम लोग कोई ऑयल लें और अगर हम उसको जल में डालें तो क्या होता है, वो उसमें जो है मिलता नहीं, यानी कि उसमें क्या होता है, अम्लीय रहता है, पूरी तरह से क्या होता है, विलीय नहीं होता, अलग रहता है। तो यही है कि मतलब एक प्रकार से अम्लीय कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि यह क्या होता है, जंतुओं एवं वनस्पतियों से पाया जाता है। तो ये हो गया। जिसके बाद यहाँ पर कि जो निम्न ध्रुवण के कारण विलायकों जैसे कि आपका ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सभी में क्या होता है, विलय होता है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद बात करें यहाँ पर कुछ मतलब कि मुख्य आपका लिपिड जैसे कि फास्फोलिपिड हो गया, स्टेराइड हो गया, टार्पिन्स हो गया। तो ये आपके क्या है, लिपिड है ना। तो लिपिड के अंतर्गत ये आपने देखा। और बाकी आप इसके जगह कार्यों की बात करें तो कार्य भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी ज्यादा मतलब ये नहीं, आपको इनको मतलब मेन आपको पॉइंट पकड़ना है इसमें, बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन इससे ज्यादा आएंगे। तो चलिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या देखिए 4 आपका क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेटों को उदाहरण देते हुए वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए यह क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, तो इसको मैं आपको यहाँ पर इसलिए बताया हूं कि आपको इसको थोड़ा सा अपने से देखना है ना। मैं आपको यहाँ पर इनका अगर पूरा एक्सप्लेन करता तो यार काफी ज्यादा बड़ा हो जाता और काफी ज्यादा मतलब इसमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखने वाली देखिए आपको बात क्या है, आपको तैयार करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेटों को उदाहरण देते हुए वर्गीकृत कीजिए, जिसमें आपके क्या आते हैं, मुख्य रूप से 5 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। पहला आपका हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका है यहाँ पर देखिए क्या है, ओलिगोसेकेराइड, फिर आपका है डाइसेकेराइड, फिर आपका आता है यहाँ पर ट्राइसेकेराइड और पांचवा आपका आता है पॉलीसेकेराइड। तो इनमें दोस्तों आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, ध्यान दीजिएगा। इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आपके आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, इसमें कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कैसी श्रृंखला होती है। और डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इन सभी में से ठीक है 2 आपके 100% आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा आपको इनको तैयार करना है। तो वर्गीकरण मैंने यहां पर इनका देखिए नाम बता दिया है। जैसे कि हम लोग यहां पर एक की बात कर लेते हैं तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे मोनोसेकेराइड की बात करें हम, तो मोनोसेकेराइड क्या है यहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिए। बाकी यहां पर मैं आपको मोनोसेकेराइड और एक आपको डाइसेकेराइड का बता देता हूं, और बाकी के 3 आप लोग यार अपने से तैयार कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं ना। चलिए तो मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, यह सरल शक्कर होती है, आप सभी जानते हैं। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता और इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते। जैसे यहां पर बात करें ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, है ना। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, एक प्रकार के मोनोसेकेराइड है, जिसमें आपका देख रहे हैं ना C6H12O6, या इसमें भी C6H12O6 ये फार्मूला है। अब इसमें बताया गया है कि इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वह 6 से अधिक नहीं हो सकते। तो यहां पर भाई साहब आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या है C6 मतलब कि कार्बन परमाणु कितने हैं, 6 हैं। इसमें भी आप देखिए तो C6 मतलब कि कार्बन परमाणु कितने हैं, 6 हैं। तो मतलब 6 से अधिक कार्बन परमाणु इसमें नहीं हो सकते। तो ये आपका होता है क्या, मोनोसेकेराइड, एक प्रकार की शक्कर ही होती है। ग्लूकोज की बात करें या आपके जो है फ्रक्टोज की बात करें, ये सभी क्या है, ये एक प्रकार की शक्कर ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोनोसेकेराइड। इसी प्रकार से मतलब इनका थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देना है। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो ये क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। देखिए डाइसेकेराइड क्या है, वो शक्करें जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देती हैं। जैसे बात करें यहां पर आपका C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज ये क्या है। इसके बाद बात करें C12H22O11, ये क्या है, माल्टोज है। अब इन दोनों का अगर हम कराएं जल अपघटन, क्या कराएं, जल अपघटन, तो क्या बनेगी ये, तो ये आपका टूट जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, मतलब कि मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। जैसे डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड जो है अगर जल अपघटन कराते हैं तो किसमें टूटता है, तो ये आपका मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। जैसे यहां पर शुद्ध बताया गया कि वे शक्करें जो जल अपघटन के कराने पर क्या होता है, मोनोसेकेराइड के 2 अणु देती हैं। मतलब इसका अगर आप जल अपघटन कराएंगे तो ये आपका मोनोसेकेराइड के 2 अणु देगी, यानी इस प्रकार से ये टूट जाएगा। चाहे आपको सुक्रोज का कराएं या आप लोग माल्टोज का कराएं, दोनों में यही चीजें होती हैं और यही आपका होता है डाइसेकेराइड। तो इसी टाइप से आपको इनकी परिभाषा तैयार करनी है, ओलिगोसेकेराइड की, ट्राइसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड की, 2 मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो ये दोनों काफी मतलब ये पूरे के पूरे काफी महत्वपूर्ण, सभी में से एक आपका 1 या 2 100% आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात
बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि इस चैप्टर समझिए इसकी जान है। प्रश्न संख्या 5 से समझिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज की संरचना सूत्र, ग्लूकोज का जो है आपको संरचना सूत्र बताना है, और या तो आपको बताना है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, प्रूव करिए, सिद्ध कीजिए। तो आपको दोस्तों यह क्वेश्चन समझ लीजिए बिल्कुल तैयार करना है आपको। इस प्रकार देखिए क्या होता है, जैसे ग्लूकोज की बात करें हम लोग, है ना, ग्लूकोज की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज आपका यहां पर देखिए होता है C6, ठीक है, C6H12 है ना, H12O6, ये क्या होता है आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि इसमें आपके कितने 5 हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह उपस्थित होते हैं। ऐसा करके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और यह आपको सिद्ध करना है ना। तो देखिए इसको कैसे आप लोग सिद्ध करेंगे, पहले आप लोग को इसकी संरचना बनानी आनी चाहिए, है ना। तो ग्लूकोज की संरचना कैसे बनाते हैं, तो यहां पर आपको देखना है। तो ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि कार्बन के परमाणु कितने हैं, तो 6 हैं। जैसे हम लोग यहां पर बनाए अभी, तो यहां पर 6 हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। तो 6 आपके कितने हैं, तो 6 हमारे यहां पर है कार्बन परमाणु। अब इसके बाद हम बात करें तो यहां पर H कितना है आपका, तो यहां पर 12 यानी कि 12 है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग को दिखाना कितना, तो 5 आपको दिखाना यानी कि 5 हाइड्रोक्सिल दिखाने हैं ना। तो इसको आपको क्या करना है, यहां पर इसमें जो है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आप सभी जानते हैं कार्बन की संयोजकता दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। तो आपको इसको 4 बांड के साथ जो है संतुष्ट करना पड़ेगा प्रत्येक कार्बन को, है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, पहले इसमें एक जोड़ दीजिए ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, HO कर दीजिए। अभी HO का मतलब यहां पर क्या है, CHO, एक आपका यहां पर जो है एल्डिहाइड समूह जुड़ गया। अब इसमें आप अगर चाहें तो इसको अलग जब करेंगे तो यहां पर एक बांड आपका इसमें जुड़ जाएगा, और इसके बाद यहां पर इनमें सभी में पहले बांड लगाइए। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड हम लोग इसमें लगा देते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए एक बांड के साथ आप यहां पर जो है OH जोड़ दीजिए, ठीक है, एक हमने जोड़ दिया। इसमें अगर आप इधर जो है H जोड़ते हैं तो ये आपका जुड़ गया। इसी प्रकार से यहां पर पहले सभी में जोड़िए, और इसमें आपको यहां पर क्या करना है मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 ये आपका संतुष्ट हुआ है ना। तो यहां पर ये आपका पूरा हो गया, ये आपका एल्डिहाइड समूह अलग हो गया। अब इसके अलावा यहां पर इस कार्बन की बात करें तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये भी आपका 4 संयोजकता। इसी प्रकार से ये भी आपका 4, ये भी आपका 4, मतलब सभी आपके 4 हो गए। अब इसमें देखिए एक तरफ आपको OH जोड़ना है, एक तरफ आप यहां पर H जोड़िए, फिर आपको इधर क्या करना है, इधर भी आप OH जोड़ दीजिए, फिर आप यहां पर H जोड़िए, तो यहां पर आपको OH जोड़ देना है। इस टाइप से आपको यहां पर जोड़ते हुए चले आना है। और यहां पर भी आप देखिए इसमें OH जोड़ दीजिए, और इसमें आप लोग यहां पर H जोड़ दीजिए, इस प्रकार से जोड़ दीजिए। बाकी यहां पर आपका अंतिम बचता है, तो अंतिम में क्या करना है आपको, यहां पर इसके भी 4 बांड पूरे करने हैं। तो इसमें 4 बांड आपको जब पूरे करने तो क्या करेंगे आप लोग, यहां पर इसमें क्या कर दीजिए आप लोग, इसमें हाइड्रोजन यानी कि इधर आप चाहे डबल कर दीजिए, इधर आप कर दीजिए हाइड्रोजन, और इधर आप लोग जो है इसमें OH जोड़ दीजिए। तो यहां पर H इधर जुड़ जाएगा और इधर H जुड़ जाएगा, तो मतलब कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी हो जाएगी सभी में। और यहां पर आपको 5 दिखाने थे हाइड्रोक्सिल, है ना, तो 5 आपको हाइड्रोक्सिल समूह से दिखाने थे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि देखिए 1, इसके बाद 2, और इसके बाद 3, और ये 4, और ये 5 हमारे क्या हो गए, इसमें OH समूह उपस्थित हैं। तो हमने दिखा दिया कि ग्लूकोज में क्या होता है, 5 आपके हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ये संरचना आपको बना के दिखानी होती है, और इसको मतलब प्रूव करना होता है ना। तो यही चीजें होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस चैप्टर से आपको इतने क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, और ध्यान दीजिएगा इनका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर तैयार कर लेना है। तो यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा। और बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, सारी के सारी आपको मैं जो है इनका जो है आपको सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।